अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। नवाज शाहिद ने सारी रात हारून के सिरहाने बैठ के गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं थी। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उजलत में क्यों बुलाया है? जानती भी हो कितना काम। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह मां की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पे पड़ी दवाइयों ने उनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वो बमुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। उसी वक्त हारून की आंख खुली थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी उसकी नकाहत ज़दा आवाज़ सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लिया हो। अरुण बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आए हैं यहाँ मामा? इनको बोले यहाँ से चले जाएं। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अब रात की तरह चिल्ला नहीं रहा था। उसके लहजे में बेबसी थी। हारून, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। बस मुझसे मुंह न फेरो प्लीज़ बेटा। पापा, आप जाएं। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ पापा। वो मुझसे दूर जा रही है। मेरे हाथ खाली हैं। ये देखे ना। वो अपने हाथ उनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। वो अब फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने उसके हाथ बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। पापा, सफ़ीर, उस सफ़ीर ने मुझसे सब छीना है। उसने हाले से कहा है कि वो उससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था, मैं कहता था फूफो से बात करें। आपने नहीं सुनी। ना मेरी आपने कभी मेरी नहीं सुनी। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफ़ीर ने बस प्रपोज ही तो किया है। मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा, ये सब सफ़ीर ने कहा, हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो उसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं। मैं अभी महराज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारे और हाले की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपा से मिन्नत कर लूंगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा। वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोला था। उसकी चुप का मतलब है उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको उसी वक्त क्लियर करती। वो सबीर का सर फाड़ देती पापा। वो चुप थी क्योंकि वो राजी थी। और यहाँ शायद को लगा था बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था मुझे ये ले दें। शायद दुम साधे उसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पे ले लेंगे। मैंने कहा भी था अभी लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया। हम वापस गए, वो साइकिल बिक चुकी थी पापा। जिस तरह आपने उस दिन देर कर दी, अभी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी दिन की तरह। उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली पापा। आपने देर कर दी पापा। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लेट गया था। घुटनों को पेट से लगाए वो कोई रूठा बच्चा लग रहा था। शाहिद हुसैन को तो सांप सूंघ गया था। उनको याद था उस वाक़ये के बाद हारून ने 1 महीना उनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी। अब तो उसकी हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो महराज का नंबर डायल करते कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी। सब नाश्ता करने में मगन थे जब हाले डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। वो दादा जान के पास बैठने के बजाय अपने बाबा के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। दादा जान जो उसको देख के मुस्कुराने लगे थे, अचानक उनकी मुस्कुराहट थमी थी। आंखों में तहैयर उतर आया था।
हाले हमेशा उनके साथ ही बैठती थी, बल्कि जब हसन उसको चिढ़ाने के लिए उसकी जगह पे बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि अलामान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोला नहीं था। हाले, क्या अब भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो मेहर की जगह है। चची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बाज नहीं रख पाई थी। चची, नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है। पराठे पे जैम लगा रही हैं आप। हाले तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। चाची की तो मानो कपड़ों को भी आग लग गई थी। खूंखार नजरों से हाले को बस देख के रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चा, आओ मेरे पास आके बैठो। दादा ने मोहब्बत से उसको बुलाया था। नहीं दादा जान, मैं यही ठीक हूँ। महर, जूस देना। दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला महर से कहा था। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारी से उसको देखा था। दादा चंद लम्हे शौक से उसको देखते रहे। उसके बाद तेजी से वहां से निकलते चले गए। हाले के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ढीठ बनी बैठी रही। सबने हैरत से उनको जाते हुए देखा था। एक हाले थी जो पुरसुकून सी बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चचा ने नागवारी से पूछा था। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ बोला क्या? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी। ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या बोला है? तुमने बाबा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? बहुत डील दे दी है बाबा ने तुम्हें, इसलिए तो हमारे सरों पे चढ़ रही हो तुम। इतनी बदतमीज हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी अब? तुम ऊपर से ड्रामे कर रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बाबा आराम से यार, बच्ची है। सफीर ने अपने बाप को बाज रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बन के रहे ना। माँ क्यों बन रही है हमारी? इसको तो बस शम्स, बहुत सुन लिया मैंने। और बहुत कुछ कह चुके तुम मेरी बेटी से। आराम से बात करो। ये मेरी बेटी का और बाबा का मामला है। वो उसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठ के शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम शम्स, तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो। बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की मुलाजमा नहीं जो तुम उसको झिड़कोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह बोलते थे, नरम मगर दो टोक लहजा। आखिर में शम्स साहब का कंधे थपथपाया था और वहां से निकलते चले गए थे। हसन, अम्मा और फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे, जबकि मेहर माँ पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों कर रही है। सफ़ीर, आप मुझे यूं छोड़ देंगे? हारून आज आया नहीं है, न कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल सी बोली थी, जैसे थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डाल दी हो। हाँ ज़रूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सफ़ीर के साथ यूनी जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो, सफ़ीर ने उसको देखते हुए कहा था। कब नहीं लगती? उसने अब्रू अचकाकर पूछा था। इतना गरूर? गरूर नहीं, खुद शनासाई। अच्छा, ये सारा क्या सीन क्रिएट किया है तुमने? सफ़ीर ने बात बदल ली थी। जैसे आपको नहीं पता। इतने आप काके। वो उसको तपा रही थी। साथ हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा म्यूजिक ऑन किया था। खैर मिट्टी डालो। मुझे ये बताओ, कल जो कुछ मैंने कहा उस बारे में क्या सोचा है? सफ़ीर अपने मतलब की बात पे आया था। हाले का दिल जोर से धड़का था। रंग हल्का गुलाबी हुआ था। उसको तवक्को नहीं थी कि सफ़ीर इस तरह आराम से ये बात कर देगा। क्या कहा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। शायद आपने कहा था आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। हाले, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए। मैंने कहा था मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। और कुछ बातें जो मैंने नहीं की थी वो अब कहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे गाड़ी को रोक चुका था और अब पूरी तरह हाले की तरफ मुतवज्जे था। हाले सुल्तान, मैं सफ़ीर सुल्तान तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी कि सारी ज़िंदगी तुम जैसा अजाब सर पे मुसल्लत करना चाहता हूँ। इतनी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे और अम्मी के झगड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? वो उसकी आंखों में देख के इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि हाले को लगा था उसका दिल खुशी से ही बंद हो जाएगा। क्या वो उस शख्स को इनकार कर सकती थी? उसने अपने दिल से पूछा था, जवाब नहीं में आया था। दादा ते चची नाल तुसां गल करे सो, बाकी अम्मा और बाबा को मैं आपे देख किनसा ते बची मैं तुसां ते तरस खा के
हाँ कर देंगी। दादा और चची से आप बात करेंगे, अम्मा और बाबा को मैं खुद देख लूंगी। नहीं, मैं आप पे तरस खाते हुए हाँ कर ही देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सफ़ीर सुल्तान को लगा था दुनिया अब उसकी है। उसने हाले के इकरार पे अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मैं को आज का पहले से राखी सिराइकी एडी मिट्टी कदी नहीं लगी जितनी आज लगी है। मुझे आज से पहले सिराइकी इतनी मीठी कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। वो दोनों चौकीदार की आवाज़ पे होश में आए थे, जो कि उनको गाड़ी साइड पे लगाने का कह रहा था। हाले हंसते हुए गाड़ी से उतर गई थी। सफ़ीर मुस्कुरा के उसको जाता देखता रहा। कोई इतना प्यारा कैसे हंस सकता है, उसने दिल में सोचा था। अम्मा, ये गंदा खून क्या होता है? 6 साल उमर अपनी माँ के पास बैठा मासूमियत से पूछ रहा था। नफीसा हयात को लगा था जैसे किसी ने उनके ऊपर उल्टी छुरी फेर दी हो। वो तड़प ही तो उठी थी। ये तुमसे किसने कहा है बेटे? उन्होंने बामुश्किल खुद को नॉर्मल रखते उमर से पूछना चाहा। वलीद भाई कह रहे थे कि मैं गंदा खून हूँ और आप मेरी असल माँ भी नहीं हो। वलीद उस करियाने वाले का बेटा था जिसको कुछ साल कबल नफीसा ने पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया था। वो अब अक्सा नदीम की बेटी को मेरे साथ खेलने भी नहीं देता अम्मा। वो फूले गालों और सेहतमंद जिस्म वाला बच्चा नरूठेपन से कह रहा था। बेटा, कोई गंदा खून नहीं होता। हर इंसान का खून पाक होता है, क्योंकि ये उसको अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत है। गंदा तो लोगों का जहन है। और तुम मेरे बेटे हो। नदीम से बात करूंगी मैं। वो आइंदा तुम्हें अक्सर से खेलने देगा। उमर खामोश हो गया था। वो बाकी बच्चों की तरह ज्यादा सवाल नहीं करता था। वो एक सवाल एक ही बार करता था। अगर उसकी तसल्ली नहीं भी होती तो वो बताता नहीं था। कुछ अर्सा पहले उसने उसी तरह अपनी माँ से सवाल किया था, अम्मा नाजायज़ क्या होता है? उसके उस सवाल पे नफीसा की रूह तक काम की थी। और फिर हर आए दिन यही सब होने लगा। कभी मोहल्ले के लोग उमर को गंदा खून कह के अपनी बच्चियों को साथ खेलने न देते, तो कभी उसको नाजायज़ कह के मार मार के घर से निकाल देते। नफीसा उनका मुंह नहीं बंद कर सकती थी। ऐसे में एक जरी थी जो उनकी दोस्त और महरम राज थी। वो नफीसा की बचपन की दोस्त थी। उनका जब भी दिल उदास होता तब वो उसी के घर चली जाती थी। नफीसा के घर से 2 घर छोड़ के तीसरा घर जरी का था। उस तपती दोपहर में भी वो उमर को साथ लिए जरी के घर पे एयर कूलर के सामने बैठी थी। उमर जरी के बेटे वासिफ के साथ खेल रहा था। वो जब कोर्ट जाती तब उमर को जरी के ही घर छोड़ती थी। अब तो खैर से वो भी स्कूल जाने लगा था। और वापसी पे वैन स्कूल जरी के घर ही छोड़ा करती थी। जब शाम में नफीसा वापस आती उमर को साथ ले जाती। तुम मोहल्ला छोड़ क्यों नहीं देती नफीसा? कब तक इस छोटे से मोहल्ले में खुद को और उमर को जलील करती रहोगी? अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, तुम तो किसी भी पोश इलाके में घर ले सकती हो। उनको जरी उनको शरबत का गिलास थमाती हुई फिक्रमंदी से बोली थी। कैसे छोड़ दूं जरी? मैंने तो शादी के बाद अपने शोहर के लिए भी ये जगह नहीं छोड़ी। वो घर मेरे माँ बाप की निशानी है। उसकी एक एक ईंट में अब्बा की खून की पसीने की कमाई है। उसके एक एक पौधे में अम्मा की खुशबू है। उन्होंने पेड़ काट काट के ये घर बनवाया था। मैंने अपने बचपन अपनी जवानी उस घर में गुजारी है। अपने मरहूम शोहर से वादा किया था कि उस घर से बस मेरी लाश ही निकलेगी। और फिर उमर, उसका स्कूल है यहाँ। तो मैं उसको तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ, कहीं और गई तो कहाँ छोड़ूंगी? उसको मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उमर का ज़हन ख़राब हो रहा है नफीसा। वो लोगों की बातों को सिर्फ सुनता नहीं है, वो उन सब बातों को जहन नशीन करता जा रहा है। जिन सब की तुम बात कर रही हो वो सब अब दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में उमर है और तुम हो। अब तुम्हें उस बच्चे का सोचना चाहिए। वो बहुत ज़हीन है। आज तो वो बस नाजायज़ का मतलब पूछ रहा है। कल उसके मानी जान गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम ये शहर ही छोड़ दो। कराची चली जाओ। ये मर्दों का मुआशरा है नफीसा। तुम अकेली औरत किस किस का मुकाबला करोगी? मेरे पास जो सेविंग्स हैं वो तो सारी उम्र की पढ़ाई के लिए हैं। अगर उसको घर खरीदने पे लगा दिया तो क्या होगा? कैसे पढ़ाऊंगी उसे? वो किसी आम स्कूल में नहीं जाता। इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है वो। मैं उसको हमेशा बेस्ट देना चाहती हूँ जरी। पढ़ेगा तो वो तब जब उसका जहन पुरसुकून होगा। तुम्हारा 6 साल बेटा आए दिन मोहल्ले के लोगों से पिट के आता है। गालियां और नाजायज होने के ताने सुन के आता है। उनकी बात पे नफीसा ने कर्ब से आंखें मीच ली थीं। अब ये मत कहना कि तुम्हें बताया क्यों नहीं। बताने से क्या होगा? कर ही क्या सकती हो तुम? किसी की ज़बान नहीं रोक सकती। खैर, अभी तो वो बच्चा है। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब सोचा है क्या होगा। वो मारने वालों को मार के आएगा, गालियां देने वालों को 2 गालियां ज़्यादा दे के आएगा।
یہ فیوچر ہوگا اس کا، اس کے لیے کری ہوئی تھی محنت۔ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئیں تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری، رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دیں۔ میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے کہ جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کے بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پہ وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پہ گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے کونے کو ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضروری ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دن دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتا ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں؟ نفیسہ کا دل کٹتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب ان کو چیک اپ کے لیے لے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جسے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظوں نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ حالے کو یونیورسٹی سے پک کرنے معراج صاحب خود آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے گاڑی ایک ریستوران پہ روکی تھی۔ حالے کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی جج صاحب اپنی عدالت یہاں شروع کریں گے۔ ہارون اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس نے شام میں اس کے گھر جانے کا سوچ رکھا تھا۔ یہ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ تھا۔ حالے آ تو گئی تھی، لیکن اب شدید بور ہو رہی تھی، کیونکہ معراج اصل بات شروع کر ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے میں کھانا آ چکا تھا۔ فرائیڈ رائس، مٹن میٹ بالز اور رشین سلاد دیکھ حالے کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ معراج نے ذرا سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ رغبت سے کھانے لگی تھی۔ ایک چمچہ منہ میں رکھتے ہی لذت سے مل جاتی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھی۔ شاید نے آج مجھ سے تمہارے اور ہارون کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، شادی 1 سال بعد کر لیں گے، یا جب تم چاہو۔ انہوں نے حالے کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ حالے کو بے اختیار چاولوں کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہاتھ کانپے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے ہاں نہ کی ہو اللہ بابا نے ہاں نہ کی ہو اللہ پلیز۔ میں نے ظاہر ہے تم سے بات کرنے تک کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے تو بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ ہارون تمہارا دوست ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر لگا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے حالانکہ کوئی دوست ہوں۔ اماں نے کیا کہا؟ وہ تو 7ویں آسمان پہ ہیں صبح سے، لیکن تھوڑی پریشان بھی ہیں۔ ہارون کی طبیعت بہت خراب ہے رات سے۔ کیا کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ اچانک اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا وہ زیادہ بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کو چلے بابا اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، تبھی کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس اجلت کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بابا، میں اس وقت پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتے ہوئے وہ بول رہی تھی۔ معراج صاحب نے بل پے کیا اور حالے کے ساتھ ریستوران ساتھ نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔
हाले ने फ़ोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। महराज साहब ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे उस पर नज़र भी डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है वो। उसको मुस्तरब देख के तसल्ली देते हुए बोले थे। बाबा वो बहुत हसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब फिर पता नहीं क्या चीज़ दिल को लगा ली होगी। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या उसकी इस हालत का ताल्लुक तुमसे है? उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया था। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं भला क्या बोल सकती हूँ उसको? उफ, काश वो जज ना होते, इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था और हाले से मिलके भी नहीं गया, और ना मिधत की बारात पे आया था। घर जाने के बाद उसकी हालत ऐसी है, जब से बाबा ने उसको ये बताया था, उसका दिल में खटका सा था, कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। वो उसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको इस तरह से पता लगे, ये भी उसने कहाँ चाहा था। मुझे क्या, इस वक्त कोई भी तुम्हें देख ले, इसको यही लगेगा हाले तुम टेंस हो, बार बार उंगलियां चरखा रही हो तुम, जल्दी वहां पहुंचना चाहती हो। लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, तुम्हारा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साए लहरा रहे हैं। तुम उससे गुस्सा भी नहीं हो कि उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे हवास काम नहीं कर रहे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शल सी उनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ हूँ। आम हालात में इस वक्त तुम नाराज होती कि उसने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है। कौन बीमार बताता है कॉल करके भला? उसने बात का असर जायल करना चाहा। हारून शाहिद। फौरी जवाब आया था। शायद ऐसा ही कुछ हो। मैं यकीन से नहीं कह सकती। बस मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस। उसने दुआ की थी। हाले कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? बाबा आप क्या हैं? कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो रही हूँ आज। मैं हर दफ़ा ही मसला पूछ लेता हूँ और तुम हर दफ़ा इतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे उचकाते हुए बोले थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही थी उन्होंने। वो हर दफ़ा उसका मसला बगैर कहे समझ जाते थे। कभी कभी तो हाले को लगता था वो असल मसले से वाकिफ हैं और हाले से छुपा रहे हैं। आप उसे बहुत प्यार करते हैं ना बाबा? उसने बात ही घुमा दी थी। जाहिर है तो मेरी पहली औलाद हो। वो सड़क पर नजरें जमाए हुए बोले थे। क्या आप ही से भी ज्यादा? सारी दुनिया से ज्यादा। तुम मेरा पहला एंजल हो हाले। उनके लहजे में मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। और आप ही, उनसे कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज्यादा। वो मेरी भांजी है। जाहिर सी बात है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मतलब मुझसे कम मोहब्बत है उनसे। वो जैसे खुश हुई थी। अपने बाप के बारे में वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। इस सारे अरसे में तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रही। उसको लगता था हमारी कभी औलाद नहीं होगी। उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे बच्चा अडॉप्ट करने की बात भी की, लेकिन मैं नहीं माना। और जब नगीन के यहाँ मेहर माँ पैदा हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि वो नगीन की बेटी है। तुम्हारी माँ हर 2 दिन बाद उससे मिलने चली जाती, ढेरों तोहफे लेके। हर हफ्ते वहाँ जो नगीन को डिनर और लंच के लिए दावत दे आती। वो गोल्डन टाइम था। हम सब बहुत खुश थे। वहाँ आज बहुत अच्छा हो गया था वो नगीन को बहुत खुश रखता था। अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करता था। सब ठीक था। खैर हसीना ने महर को अपनी बेटी मान लिया था। मैं कभी नहीं मान सका। मुझे यकीन था अल्लाह मुझे मेरी औलाद देगा। ये नहीं था कि मुझे उससे कोई मसला था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अपना खून अपनी औलाद एक अलग एहसास होता है, एक अलग फीलिंग। मैं कभी महर के लिए ऐसा नहीं फील कर सका। और जब फिर 4 साल बाद अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा, वो वक्त, वो फीलिंग, हाले में अगर चाहूँ भी तो बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा था अल्लाह ने मुझे ज़मीन पे ही जन्नत दे दी है। उनके लहजे में तशक्कुर था, खुशी थी, हैरत थी या मोहब्बत थी। हाले फैसला नहीं कर पाई। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? हाले की आंखें नम हुई थीं। वो उनके कंधे से लग चुकी थी। वो लोग हारून के घर पहुंच चुके थे। गार्ड ने उनको देख के गेट खोल दिया था। हाले हनूस उनके कंधे से लगी बैठी थी। हाले बच्चा हम पहुंच गए हैं। आई लव यू बाबा। वो सर उठाते हुए नम आंखों से बोली थी। नहीं हाले, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाऊंगा। और ना अगले 2 महीने तक तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे डलवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी का हुक्म है। तुमने उनकी हुक्म अदूली की है। अब उनसे ही राब्ता करो। उन्होंने हाले की नम आंखों को देखते नफी में सर हिलाया था। ए लो, सारा इमोशनल सीन गलत हो गया था। आपको लगता है मैं ये 2 लीटर आंसू पॉकेट मनी के लिए निकाल रही हूँ? वो सदमे से बोली थी।
मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। वैसे मैंने कोई हुक्म अदूरी नहीं की। बस हसन को पैसे चाहिए थे और मैंने दे दिए। उसने अपने महीने की पॉकेट मनी एक दिन में खर्च की थी बेटा, और ये बताने को भी आमादा नहीं था कि पैसे गए कहाँ। इसी जुर्म की सज़ा में उसके अकाउंट तुम्हारी अम्मा ने फ्रीज किए थे। ये बात जानते हुए तुमने उसको रकम दी। हाँ, क्योंकि वो भाई है मेरा और वो बीवी है मेरी। वो भी दू बदू बोले थे। हाले पैर पटकती गाड़ी से बाहर निकली थी। अभी वो घर के अंदर दाखिल होती कि पीछे से आती महराज सुल्तान की आवाज़ पे उसके कदम थमे थे। सुबह जो कुछ किया है तुमने, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। आइंदा मेरे बाप से इस तरह बात मत करना। उनके लहजे में ना गुस्सा था ना नरमी। उनका लहजा दो टोक था। हाले ने ज्यादा असर नहीं लिया था। वो जानती थी बाबा उसको खाना खिलाने नहीं, बात करने के लिए ले गए हैं। वहां उन्होंने कहा कुछ तो यहाँ कह दिया, इतना तो वो सोच के आई थी। सर को झटकती वो घर के अंदर चली गई थी। हारून का कमरा ऊपर था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी जब सामने से आती नवाल बेगम को देख के रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, वो मोहब्बत से कहती उनके गले लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ममानी ने हमेशा की तरह गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। ठीक हूँ, हारून से मिल सकती हूँ मैं? जवाब देने के साथ सवाल भी पूछा था। सो रहा है वो, वही जज्बात से आरी लहजा। मैं जगा दूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। कल तक बिल्कुल ठीक था। अचानक इसको क्या हो गया? वो वाकई फिक्रमंद थी। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए हाले। वो सुबह शाम तुम्हारे ही तो साथ होता है। उन्होंने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन न जाने क्यों हाले को उनका अंदाज तंजिया लगा था। हुमानी जान, आप साफ साफ ये कह दें कि आप मुझे नहीं मिलने देंगी, मैं चली जाती हूँ। ये लफ्ज़ों की हेर से क्यों काम ले रही हैं? वो अगर शाम तक मेरे साथ होता है तो मैं उसको बांध के नहीं रखती। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ होता है। वो भी अपने नाम की एक थी, हिसाब चुका दिया था। वो जब से तुमसे मिलके आया है तब से उसकी यही हालत है। इसका मतलब क्या समझूं मैं? ऐसा क्या कह दिया है तुमने मेरे बेटे को जो वो मरने वाला हो गया है? जरूर तुमने कुछ तो किया होगा ना। ममानी जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। इतना नाजुक बेटा क्यों पैदा किया आपने जो ज़रा सा सख्त लफ्ज़ कहने से इतना बीमार हो जाता है? और अगर मैंने कुछ किया है तो आप अपने बेटे से पूछें, ना कि मुझसे सवाल जवाब करें। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। ममानी कुलस के रह गई थी। अब जाओ मिलने या मजीद तफ्तीश करनी है? उसने बाजू सीने पे बांधे सुकून से पूछा था। जहन्नम में जाओ, उन्होंने तैश से कहा था। आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अभी पुरसुकून थी। ममानी उसको वहीं छोड़ के वहां से चली गई थी। उनके जाते ही हाले के तासुरात बिगड़े थे। सब मेरे ही दुश्मन बन गए हैं। अल्लाह पूछेगा। वो बड़बड़ाती हुई हारून के कमरे की जानब बढ़ गई थी। और जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई, मलगजे से अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने हाथ से टटोलकर स्विच बोर्ड ढूंढना चाहा और चंद ही सेकंड्स में वो सारे कमरे में रोशनी कर चुकी थी। सामने बेड की तरफ देखा तो हारून के बेड क्राउन से टेक लगाए नींद दराज था। उसको देख के गहरी सांस भरती वो कदम कदम चलती बेड तक आ रही थी। हारून आंखें मूंदे उसके कदमों की चाप सुन रहा था। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। न जाने क्यों उसने आते ही अंधेरे खत्म कर दिए थे। क्यों उसकी मौजूदगी हारून की दुनिया रोशन करती थी? कैसे हुआ ये? कैसे हो? ये क्या हालत बना रखी है? वो उसके करीब बैठी उसको तशवीश से देखती हुई बोली थी। क्यों उसका बोलना जिस्म की गज़ा का काम करता था। मैं ठीक हूँ, वो सपाट लहजे में बोला था। क्या हुआ है ये? सब कैसे हुआ? तुम जाओ हाले, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की। तुम सब मेरे साथ यही करते हो। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। पापा, तुम, मामा सब एक जैसे हो। किसी को मुझसे प्यार नहीं है। किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ मैं। वो दबा दबा सा चिल्लाया था। उसका दिल दुखा था। हाले कई सालों से उसके ऐसे खुद तरसी भरे जुमले सुनती आई थी, लेकिन अब बस। हारून, कब तक इस तरह से करते रहोगे? आज बता ही दो। तुम्हें लगता है इस तरह बच्चे बनने से तुम्हें मोहब्बत मिल जाएगी? बचपन में अपने बाबा के लिए ये सब करते थे, और अब पता नहीं क्यों। क्या वो वाकई इस क्यों का जवाब नहीं जानती थी? रो अब हारून। इस तरह भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। क्या तुमने कभी सड़क के किनारे खड़े भिखारियों को देखा है? फटे पुराने कपड़े, मुफलिस हाल, फाका ज़दा शक्लें, रहम की भीख मांगते, अल्लाह के वास्ते देते, झिड़कियाँ देने पे भी सामने से ना हटने वाले।
ذرا سی भीख मिलने पे वो लोग वहाँ से हट तो जाते हैं, लेकिन तुमने कभी उनके चेहरों पे खुशी देखी है? वो खुश नहीं होते हारून। उनका हिर्स नहीं ख़त्म होता, क्योंकि भीख ज़रूरत पूरी करती है, खुशी नहीं देती। भीख दिल नहीं भरती। वो बेघर ही तो गई थी। और दूसरी तरफ कोई सफ़ेद पोश इंसान, उसको अगर कंपनी से ज़रा सा बोनस मिले या फैक्ट्री से ज़रा सी तनख्वाह में इजाफा हो जाए तो वो फूले नहीं समाता, क्योंकि ये काम उसने अपने वकार को कायम रख के किया होता है। तुम अगर भीख में मोहब्बत चाहते हो तो बताओ, बनना है भिखारी? खुद को देखो हारून, अपना चेहरा देखो, बल्कि मैं दिखाती हूँ। वो मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके हारून के सामने करती बोली थी, देखो इसमें अपना चेहरा, किसी फुटपाथ के भिखारी जैसा लग रहा है या नहीं? बिखरे बाल, मैला कुचैला लिबास, सूजी आंखें और आंखों में रहम की भीख। तुम कहीं से भी वो सफ़ेद पोश इंसान नहीं लग रहे जिसको बोनस में दी जाने वाली तनख्वाह से खुशी हो। पता है वो सफ़ेद पोश क्यों खुश होता है? इसलिए नहीं कि वो मेहनत की कमाई ले रहा है, वो तो उसकी पे है। उसकी मेहनत उसको तनख्वाह की सूरत मिल रही है। बोनस इनाम होता है हारून। इसी तरह मोहब्बत भी इनाम है, भीख नहीं। मर्द बनो हारून, मर्द। तुम तो मर्द बनना ही भूल गए। असल मर्द को अपना वकार बहुत अजीज होता है। तुम्हारे अंदर का बच्चा मरता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, लेकिन जब उसकी ज़रूरत हो तब। तुम आज भी 2 साल के बच्चों की तरह रोते हो। तुम्हें आज भी यही लगता है कि अगर तुम रोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले आएंगे। तुम खुद क्या हो? क्या किया है तुमने ज़िंदगी में? मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही, ना तुम्हें कमतर समझती हूँ, लेकिन तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? ताकि मेरे और अपने पेरेंट्स के करीब रह सको। हो, तुम अपनी इज्जत नहीं करते, इसीलिए तुम्हें। वो बोल रही थी और हारून दुम साधे सांस रोके सुन रहा था। तुम्हें कभी कोई मसला ही नहीं हुआ? किसी के आगे झुकने से तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मुकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो, तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वकार कायम रखना है। बावकार बनो हारून। बावकार मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बोलते बोलते उसका सांस चढ़ गया था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत, लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिर्स खत्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब खो दोगे। हारून शल सा उसको देखे जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसको लग रहा था उसकी जबान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने उसको दिखाया था? उस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखे तो अपनी इज्जत न करे। क्या वो मोहब्बत पाने के लिए भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो कभी अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज्जत और वकार से ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों के दरमियान हौलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब उसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हारून की नज़रें अब भी उसी नुक्ते पे जमी थीं। उसको अब भी लग रहा था हाले उसके सामने बैठी है। करीब 10 मिनट के बाद उसको हाले की आवाज़ अपनी समातों में दस्तक देती सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे? अब वो खुद को कदरे पुरसुकून कर चुकी थी, तभी आम से लहजे में पूछा था। काश ये कहते कि मैं नहीं आया था। हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था। तुम सफ़ीर से बात कर रही थी तो मैं वापस आ गया। उसे सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था, चेहरा सपाट। हाले फैसला नहीं कर सकी कि उसने कुछ सुना था या नहीं। हाले चुप थी। वो कुछ बोली नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून सफ़ीर ने मुझे प्रपोज किया है। चंद लम्हों बाद हाले अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके बोली थी। हारून ने जख्मी नज़रों से उसको देखा था। उफ, ये नज़रें, क्या नहीं था उनमें? दर्द, तकलीफ, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नज़रें हटा ली थीं। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था, मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूँ। वो नहीं जानता था उसने ये लफ्ज़ कैसे अदा किए थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन ज़बान मफलूज थी। चीज़ें तोड़ना चाहता था, लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बैठा था, खुद पे ज़ब्त करके, दिल पे जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो अब बेड शीट के डिज़ाइन पे उंगली फेरता हुआ बोला था। मैं बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। तुम मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब 2 भर होगा।
कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी जिंदगी जिएगा। अपनी मोहब्बत के बगैर कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था। और जब बोला तो बस इतना, नहीं, मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी। इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे। हारून, जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? नाराज हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी सी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा, लानत डालो वकार पे, मिट्टी डालो अपनी इज्जत पे। हाले अगर भीख है तो भीख ही सही, कम से कम मेरे साथ तो होगी। लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो। कोई बात होगी तो ज़रूर बताऊंगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? ये सवाल इसने अपना वकार कायम रखने को पूछा था, लेकिन दिल के टांके गोया उखड़ से गए थे। सफीर बात करेंगे चची से, और मैं बाबा से। फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये तुम्हारा प्रपोजल है। सुबह मामू ने बात की है अम्मी और बाबा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाऊं तो आगे का कुछ सोचेंगे। मसला हारून का रिश्ता। रिश्ता मसला है? तुम सफीर से प्यार करती हो? ये सवाल, उफ ये सवाल। उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसे साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा, जब हाले ने उठ के जग से पानी निकाला और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हारून एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। उसका जिस्म कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अभी तो बस सवाल किया था, जवाब की अजियत तो अभी बाकी थी। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन वो जब जब मेरे सामने होता है मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो जब बोलता है ना मेरे कानों को सैराब करता है। हारून ने बेडशीट को जोर से मुट्ठी में भींच लिया था। मैं उसके साथ खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे सुनना होगा, मुझे अपना वकार कायम रखना होगा। वो अगर मुझसे रुख फेर ले तो मेरा दिल कटने लगता है। मुझे अब लगता है कि मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हारून का दिल चाहा था वो उसके मुंह पे हाथ रख दे, लेकिन हाय रे ये वकार। अगर ये मोहब्बत है तो हाँ, मुझे उसे मोहब्बत है। वो आंखों में चमक लिए जज्ब के आलम में बोल रही थी। हारून शाहिद का दिल टूटा था एतराफ सुनकर। और मैं कहाँ हूँ इन सब में? तुम मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। हम साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, खेले हैं, गिरे हैं, उठे साथ हैं। तुम मेरा कंफर्ट जोन हो। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। सफ़ीर तो सिर्फ मोहब्बत है, तुमसे तो हज़ार ताल्लुक है मेरे। वो दिल से बोली थी। उसके लहजे में बस खुलूस था। काश वो उसकी मोहब्बत होता, बाकी सब कुछ नहीं। खैर, वो तुम्हारी डाइन चज्जू को मनाना बहुत मुश्किल है। खून चूस लेगी वो तुम्हारा, अपना भी और तुम्हारा भी। लेकिन मानेगी नहीं। लिखवा लो। वो अब मुस्कुरा के बोला था। हटो बदतमीज, सास है मेरी। हालिन उसको धमुका जड़ा था। हाँ, डाइन सॉस स्टार प्लस तो अब सुल्तान मंजिल में लगा करेगा। लोग दूर दूर से आएंगे ये देखने कि आज सालन में नमक ज्यादा होने पे फड्डा हुआ है, या फिर चजी का नया सूट जल जाने पे। हाले को सफीर ने दो हाथ लगाए हैं। वो मुस्कुराहट दबाए हाले के मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा खींच रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम्हारे मुंह में खाक, बल्कि पूरे थर के सहरा की रेत हो। खाली जुबान वाले, मुंह बंद रखो अपना। वो बस गुस्से की तेज हैं, बाकी वो बहुत स्वीट हैं। और सफीर मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते। उसके लहजे में मान था। सफीर का नाम उसके मुंह से सुन के हारून का दिल किरची किरची हो रहा था। चलो देखेंगे हाले बेगम। है, तुम आराम करो, मैं घर जा रही हूँ। लेट हूँ काफी। वो जाने को उठ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ। उसके ग्रे आंखों में एक आस सी थी। मैं कल सुबह आऊंगी सफीर के साथ। वो अपने हाथ की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराती हुई बोली थी। उफ, ये सफीर हारून। ये सफीर हारून ने कर्ब से आंखें मीच ली थीं। हाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। इससे पहले वो बाहर निकलती, हारून की आवाज ने उसको रोक लिया था। जो कुछ तुमने थोड़ी देर पहले कहा वो इसलिए था ना क्योंकि मुकाबिल तुम हो। उसके लहजे में तंज था। हाले चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर मुड़े बगैर बोली थी। नहीं, वो सब इसलिए कहा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो।
मुकाबिल कोई भी होता मैं यही कहती। मैं तुम्हें तुम्हारा वक़ार और इज़्ज़त अज़ीज़ रखने का कहती। वो मुड़ी नहीं थी, कह के चली गई थी और अपने पीछे हारून शाहिद को पत्थर का बुत बना गई थी। मम्मी किधर हैं आप? मम्मी यार किधर हैं? सफ़ीर अपनी अलमारी में मुँह दिए मम्मी को आवाज़ें दिए जा रहा था। जब महर माँ वहाँ से गुज़री, सफ़ीर की आवाज़ कम, चीखें ज़्यादा सुनकर महर उसके कमरे में चली गई थी। कोई चीज़ चाहिए आपको? मुझे बता दें, उसने ऑफ़र की थी। यार मेरी एक शर्ट थी, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहीं रखी थी, अब मिल के ही नहीं दे रही। मम्मी को भी कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। वो सख्त झंझलाया हुआ था। हुमानी जान अपने किसी दोस्त दोस्त के साथ लंच करने गई हैं। मुझे बता दें किस कलर की शर्ट थी, मैं देख देती हूँ। वो अब अलमारी के करीब आके खड़ी हो गई थी। यार, सफ़ीर को हर बात पे यार कहने की बहुत आदत थी। लाइट पर्पल कलर की थी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। बल्कि वेट, मेरे पास पिक भी है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी फरहान ने सब फ्रेंड्स के लिए। मिल जाएगी। और क्या बच्चों वाले शौक हैं फरहान के भी, हमेशा मैचिंग शर्ट ही पहननी है। सफ़ीर तब तक तस्वीर ढूंढ चुका था। अब उसने मोबाइल महर के आगे किया था। ये देखो ये है। महर ने आंखें सुकेर के चंद सेकेंड उस तस्वीर को देखा था और फिर वो हंसती ही चली गई थी, मुंह पे हाथ रखकर जोर जोर से। वो बस हंसे जा रही थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था, लेकिन वो हंसी जा रही थी। क्या कोई दौरा पड़ गया है तुम्हें जो ऐसे हंस रही हो? सफ़ीर दांत पीस के बोला था। यार बंद करो हंसना महर, अब बस चुप कर जाओ। वो खौफ से बोला था। ओके ओके आई एम सॉरी। वो अपनी आंखों से पानी साफ करती बोली थी। ये शर्ट हाले ने बख्श, वो घर की कुल वक्ती मुलाजमा जीनत का बेटा था जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हाले ने ले रखा था, को दे दी थी उसकी फेयरवेल पार्टी पे पहनने के लिए। उफ सफ़ीर, मेरे पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। वो पेट पे हाथ रखे सोफे पे बैठ गई थी। क्या मतलब है बख्श को दे दी, लेकिन क्यों? वह उलझा हुआ था। लास्ट वीक उसने आपको कॉल करके पूछा था ना कि आपकी कोई शर्ट है जिसको आप इस्तेमाल ना करते हो। आपने उसको कहा था लेवेंडर कलर की शर्ट ले ले आपकी वार्डरोब से, तो उसने ले ली। महर अब भी हंस रही थी। मैंने लेवेंडर कलर कहा था, ये लाइट पर्पल है। वो सदमे से बोला था। जैसे आपको नहीं पता हाले को कलर्स की कितनी पहचान है। ये 75,000 की शर्ट अब बख्श पहन के घूमेगा। वो अब भी शौक में था। मुझे नहीं पता था कि हाले कलर ब्लाइंड है। खैर तुम कोई शर्ट और निकाल लोगी प्लीज। जी, मैं निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। तुम बहुत अच्छी हो महर, सच में। वैसे ये हाले है कहाँ? वो हारून से मिलने गई है, आती ही होगी। कॉल की थी मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, मम्मी को बता देना मेरा एक बिजनेस डिनर है, रात को देर से आऊँगा मैं। ओके, कह दूंगी। महर अपनी मखसूस मुस्कुराहट से उसको जाता देखती रही। तो आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आप लोगों के पास किसी और नॉवल की, किसी और स्टोरी की रिकमेंडेशन हैं, तो उसका भी मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे किसी और अच्छी स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।